इतना अच्छा एक विषय था जो हमने अभी सुना डॉक्टर प्रणेंदु सक्सेना जी से। ये रिसर्च का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ जो अपने विद्यार्थी भी कुछ बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पीछे मैं उनसे एक सुझाव देना चाहूँगा इस विषय पर कि वो निश्चित रूप से इस विषय के बारे में पूछें डॉक्टर प्रणेंदु सक्सेना जी से व्यक्तिगत रूप से। वो न केवल इस विषय के बहुत अच्छे अध्येता हैं, बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं इस विषय पर, बल्कि दूसरों को अध्ययन करने के लिए सहयोग भी करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण विषय है अध्ययन का। तो हमें निश्चित रूप से इस विषय पर अध्ययन करना चाहिए और उनसे जो मार्गदर्शन मिलने का है वो निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए हमें अवश्य उनसे बात करनी चाहिए। तो इतने अच्छे विषय के बाद ये थोड़ा एक कड़वा सा विषय है, जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान चुनौतियां एवं उनके समाधान। तो चुनौतियां यानी समस्याएं, तो ये कड़वा विषय हो ही गया अपने आप में। तो जरा सुनेंगे भी कि कड़वा विषय क्या है। तो जनजातीय समाज, जैसा पूर्व में बताया ही डॉक्टर प्रणेंदु सक्सेना जी ने, कि ये जो वनों पर्वतों उनके निकट रहने वाला जो समाज है वो भारत का विशिष्ट समाज रहा है। वो सम्मानित स्थान प्राप्त था उसको, जैसे उन्होंने बताया ही हमें। रामायण का, महाभारत का, किसी भी का उदाहरण हम ले लें तो उसकी शौर्य गाथाएं सुने तो वो शौर्य गाथाएं अधूरी होती हैं जनजातीय समाज के बिना। उनकी भी उतनी ही सहभागिता रहती है। रामायण में श्री राम हो या महाभारत में पांडव, सभी को जनजातियों के सहयोग से ही उन्होंने जीत विजय प्राप्त की, ये हम जानते हैं। तो पुराने समय में हम देखते हैं तो स्थान क्या था जनजाति समाज का, तो समान था, समान रूप से सहभागी थे। और ये यजुर्वेद का ये ऋचा इस बात को प्रमाणित करती है। वो कहती है कि पर्वतवासी भीलों को, निषादों को नमस्कार है, वन जातियों को नमस्कार है, किरातों को नमस्कार है, और वन में शिकार कर निर्वाह करने वालों को नमस्कार है, वन और वन की परिधि में रहने वालों को नमस्कार है। तो इस ऋचा से ही हम समझ सकते हैं कि क्या स्थान था जनजातीय समाज का। बाद के काल में जैसे मुगलों का आक्रमण हुआ, तो मुगलों के आक्रमण में यदि प्रतिकार करने में सबसे पहली पंक्ति में था तो जनजातीय समाज था। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भी जनजातीय समाज की भूमिका हम सब जानते हैं। बाहर बहुत सारे ऐसे फ्लैक्स लगे हुए हैं जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती ही है। जनजातीय समाज से हमेशा हारे अंग्रेज, इसलिए वो जिस क्षेत्र को जीत नहीं सके उसको पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहते थे, जहां वो हमेशा हारे। तो जनजातीय समाज मुगलों के समय में भी और अंग्रेजों के समय में भी समान रूप से मुख्य समाज, यदि हम जिसे कहते हैं नगरीय समाज, वैसे तो मुख्य समाज सभी कुछ है, तो उसके कंधे से कंधा मिलाकर वो लगातार संघर्ष करता रहा। एक शब्द आता है मुख्य धारा, उस पर और बात करेंगे हम कि ये मुख्य धारा क्या है, मुख्य धारा की परिभाषा वस्तुतः क्या है। लेकिन यदि मुख्य धारा की जो वर्तमान परिभाषा है तथाकथित सभ्य समाज में, उस परिभाषा की कसौटी पर भी यदि हम परखें जनजातीय समाज को, तो पुराने समय में वो उस कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा उतरता था। उसकी उतनी ही सक्रिय भागीदारी थी जितनी जातीय समाज की थी, नगरीय समाज की थी। फिर हुआ क्या ऐसा कुछ, तो अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई कि उनकी स्थिति खराब होने लगी, आर्थिक मापदंडों पर भी और सामाजिक मापदंडों पर भी। वे वंचित हो गए अपनी जल जंगल जमीन से। तो बाद में स्वतंत्र भारत में प्रयास हो रहे हैं, शुरुआत में भी हुए, अभी भी हो रहे हैं कि उनको संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, विशिष्ट स्थान दिया जाए, उत्थान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मगर इन प्रयासों का परिणाम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। अभी भी जिसे हम एक विकसित स्थिति कहते हैं, जनजातीय समाज उसे प्राप्त नहीं कर पाया है। जल जंगल जमीन पर, वन पर उसके अभी भी अधिकार नहीं उसे मिल पाए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, साक्षरता में पिछड़े हुए, ये स्थिति हम जानते ही हैं। तो करना क्या है, हमें कुछ ऐसे समाधान ढूंढने हैं जिससे कि वो जो समाज पहले मुख्य धारा में था, जिसे हम मुख्य धारा कहते हैं आज में, वो वापस से उसी स्थिति में, उसी सक्रिय भागीदारी में वो आ सके। तो ये पूरा प्रयास इस प्रेजेंटेशन का यही रहने वाला है। अब बात क्या है,
हम देखते हैं इसका जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान चुनौतियां एवं उनके समाधान। जब ऐसी बात आती है जनजातीय क्षेत्र में चुनौतियां, तो सबसे पहले ध्यान में आता है जो एकदम फ्लैश कर जाता है मन में कि शिक्षा क्षेत्र में चुनौती, पिछड़े हुए हैं, विकास में चुनौती, स्वास्थ्य में चुनौती, आजीविका की चुनौती। कई बार हम इसी सूची में ही कैद हो जाते हैं, इसी सूची से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि चुनौतियां उस क्षेत्र की या कहीं की भी इससे इतर भी बहुत कुछ होती हैं जो हम जानते हुए भी देखना नहीं चाहते। जैसे एक छोटी सी यदि बात देखें तो स्थिति क्या है, तो छत्तीसगढ़ में 14 अनुसूचित जिले हैं, 42 कुल जनजातियां हैं, 6 आंशिक रूप से अनुसूचित जिले हैं और प्रदेश का कुल 61% भाग जनजातीय क्षेत्र है। प्रदेश की जनसंख्या का ये थोड़ा 31%, ये गलत लिख गया है थोड़ा, 31% जनजातियां हैं। साक्षरता का स्थिति है 59%। अति पिछड़ी जातियां और राष्ट्रपति की दत्तक माने वाली जनजातियां 2। ये एक मोटा एक फिगर है जो जनजातीय क्षेत्र का हम या छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के बारे में हम देखते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जनजातीय समाज की चुनौतियां उस क्षेत्र की यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका यहाँ तक ही सीमित कर देंगे तो हम बहुत बड़े एक पहलू को देखने जानने से वंचित रह जाएंगे। और जब हम जानने देखने से वंचित रह गए तो हम समाधान क्या करेंगे? तो इसलिए उस एक बॉक्स से बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स भी जो वास्तविक चीजें हैं, जो मूल चीजें हैं, उनको थोड़ा देखने समझने की आवश्यकता है। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका पर वापस जरूर आएंगे, मगर उससे पहले जो मुख्य विषय हैं उस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं: अस्मिता, अस्तित्व और विकास। जब भी हम किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं तो इसी 3 विषयों पर ही बात करते हैं। उसके इतिहास की बात करते हैं जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, जब हम राजपूत समाज की बात करते हैं तो उसकी गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं। लेकिन जनजातीय समाज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां हम अस्मिता शब्द को कहीं ना कहीं गायब कर बैठते हैं। अस्मिता क्या है? यदि हम देखें तो अस्मिता शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जो अंग्रेजी का सबसे निकट का शब्द है अस्मिता का, वो है आइडेंटिटी। ये उससे और कोई निकट का शब्द नहीं है। वैसे अस्मिता शब्द को सही ढंग से आइडेंटिटी शब्द न्याय नहीं कर पाता, मगर फिर भी बहुत निकट का शब्द यदि कोई है तो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है? वो सारे पहलू जिससे उस व्यक्ति का अस्तित्व बनता है। मेरी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, जिससे मेरा अस्तित्व तय होता है। तो जब जनजातियों की अस्मिता की बात हम करते हैं तो हम पहले से ही एक जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं अंग्रेजों के दिए हुए चश्मे के कारण, वो पूर्वाग्रह के ग्रसित होने के कारण हम उनकी अस्मिता जैसा कोई शब्द है, जनजातीय समाज की कोई पहचान जैसा कोई शब्द है, ये हम भुला बैठते हैं और हम मान लेते हैं कि वो अविकसित हैं, पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, गंवार जैसा हम एक उनकी छवि मान लेते हैं। और जब हम जनजातीय समाज के अस्मिता की बात करते हैं तो 3 चीजों पर हम अटक जाते हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसा डांस करते हैं, कैसी गीत वो गाते हैं, इतना से ज्यादा हम बाहर नहीं निकल पाते। तो अस्मिता एक बहुत व्यापक शब्द है और जब जनजातीय समाज की अस्मिता की बात हम करते हैं, इसको समझना क्यों आवश्यक है, हम थोड़ी देर में उसे स्पष्ट होगा हमको। तो जब हम जनजातीय समाज की अस्मिता की बात करते हैं तो बात आती है गहरी आध्यात्मिकता की, सामाजिक सहजीवन की, दर्शन की, विचार की, सोशल हार्मनी की, परंपरा की, विजडम की, नॉलेज की और न जाने और कितनी चीजों की। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर पंडित सक्सेना बता रहे थे कि कैसे नगर, ग्राम और जनजाति वन्य संस्कृति का एक लिंग या संबंध। तो सबसे पहली बात हुई अस्मिता की, तो हमने ये पढ़ा ही और थोड़ा सुना भी। दूसरा है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ये शब्द सबसे निकट का शब्द है अस्मिता के लिए।
तो 5 मुख्य चीजें हैं जो जनजातीय समाज के अस्तित्व को रेखांकित करती हैं। 5 डायमेंशंस हैं। तो क्या क्या है वो? पहला है जल, दूसरा है जंगल, तीसरा है जमीन, चौथा है सामाजिक व्यवस्था सहजीवन, और 5वां है द प्रैक्टिस टू लिव विथ नेचर। ये 5 चीजें हैं जो जनजातीय समाज के अस्तित्व को रेखांकित करती हैं। हमने ये पढ़ लिया। अब संविधान ने जनजातीय समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए हैं? जैसे पेसा, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, और भी न जाने, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और ऐसे कई सारे प्रयास किए गए। अब तीसरी बात आती है विकास की। जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास की बात आती है, तो हमने क्या किया है, अपना एक विकास का पैमाना बनाया है। जैसे मुख्य धारा की बात मैं कह रहा था, तो मुख्य धारा की परिभाषा नगरीय समाज ने अपने हिसाब से तय कर ली है कि ये होना विकास है, और हम चाहते हैं कि उसी विकास के पैमाने पर ठोक पीट कर सभी अन्य जितने भी अन्य समाज हैं उनको हम उसी में ही, उसी पैमाने पर ठोक पीट कर डाल दें। जबकि ऐसा होता नहीं है। एक ही तरीके से विकास संभव नहीं है। हर एक समाज की वहां की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपने रामनाथ जी बैठे थे, अभी उनको आवश्यक काम से जाना पड़ा। वो बताते हैं कि बस्तर में जो प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया। किसने बनाया? तो दिल्ली में किसी एक आर्किटेक्ट ने, अच्छे पढ़े लिखे आर्किटेक्ट ने दिल्ली में बैठकर, रायपुर में बैठकर एक अच्छी डिजाइन बना दी, और वो उसी डिजाइन से वो जनजातीय क्षेत्रों में बन गया। जनजातीय समाज में से किसी को जाकर पूछा नहीं कि भाई तुमको कैसी रचना चाहिए होती है। कारण क्या है? हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बहुत स्पष्ट है कि उनकी समझ कितनी है। उनकी कोई समझ नहीं है, तो वो क्या बताएंगे? हमारे को समझ है, हम बनाएंगे कि विकास क्या है, मुख्य धारा क्या है, और हमने बना दिया। और जब वो बना दिया हमने, तो वो उनके लिए अनुकूल नहीं था, वो प्रधानमंत्री आवास। तो उसमें वो रह नहीं सकते थे जिस तरह की व्यवस्था है, तो वो अपनी बकरियां पालते हैं। अब वो बकरियां पालते हैं उसमें, और यहाँ से कोई जाकर जांच करता है तो वो कहता है कि देखो कितने असभ्य हैं, नासमझ हैं ये लोग, ठीक से रहना भी नहीं आता इनको, इतनी अच्छी व्यवस्था बना कर दी। तो रामनाथ जी कहते हैं कि भाई आप जैसा बनाकर देना चाहते हो, चलो मान लिया आपने अपने हिसाब से बनाकर दे दिया, लेकिन जब आपके हिसाब से आपने बनाकर दे दिया और योजना असफल हो गई, तो उसका ठीकरा तो हमारे ऊपर मत फोड़ो। तो ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की न तो अस्मिता की समझ है, न अस्तित्व की समझ है। इसके कारण जो हम योजना बना रहे हैं वो वहां के लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। एक अभी योजना चली, कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने तय कर दिया कि कौशल विकास मतलब क्या क्या है। तो ये बिजली जलती है तो इलेक्ट्रीशियन का कार्य बहुत अच्छा है, उसको सीखना चाहिए। फ्रिज AC खराब होते हैं, उसको सिखाना चाहिए। निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन कहाँ के लिए? रायपुर के लिए। लेकिन जब हम बस्तर में कौशल विकास की योजना करते हैं, तो चूंकि हमें न तो अस्तित्व का पता है जनजातीय क्षेत्र के, न तो अस्मिता की समझ है, तो हम कैसी योजनाएं बनाकर देते हैं? वहां पर कौशल विकास के लिए जो ट्रेड रखते हैं, ब्रांचेस रखते हैं, वो रखते हैं AC, फ्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल। वहां क्या उपयोगिता है उसकी? कैसा महत्व होगा उसका? हमारे को उतने समझ, न तो समझ है, न हमें समय है उसको समझने का। तो इस कारण से सारे जो योजनाएं हैं वो फेल होती हैं। तो अब चुनौतियों की बारी। क्या चुनौतियां हैं जनजातीय क्षेत्र की? थोड़ा बाहर निकलेंगे, जैसा छत्तीसगढ़ में क्या चुनौतियां हैं। तो यदि चुनौतियों की बात करते हैं और सही मायनों में सोचते हैं हम, तो जो पहली चुनौती सामने आती है वो है माओवाद की चुनौती। तो माओवाद की जब चुनौती सामने आती है, तो हम पहले क्या धारणा बना लेते हैं दिमाग में कि जनजातीय क्षेत्रों में माओवादी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और उसके कारण पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है या CRPF वाले मार दिए जाते हैं। हमारी जितनी समझ, जितनी स्पष्टता, उसके आधार पर हमने एक धारणा बना ली। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि माओवाद
केवल विकास के रास्ते पर बाधक नहीं है, जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय अस्मिता के लिए, जनजातीय अस्तित्व के लिए क्या नुकसान कर रहा है माओवाद, कभी हम उस दृष्टि से देखने का प्रयास भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों की अपनी कोई अस्मिता ही नहीं है, तो उसको नष्ट कोई क्या करेगा। तो ये जो समस्याओं की चिंता करने की बात है आज, तो हम थोड़ी सी नई दृष्टि से उसको देखेंगे कि हर एक चुनौती जनजातीय क्षेत्र की अस्मिता को कैसे प्रभावित करती है और उसके अस्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। तभी जब हम इसको समझेंगे तब समाधान सही ढंग से ढूंढ पाएंगे। तो 8 नक्सल प्रभावित जिले हैं, नक्सल ग्रस्त हैं, और निगरानी योग्य 3 हैं, नक्सल मुक्त जिले हैं 18। अब देखेंगे तो ये मामला आता है कि अस्मिता पर चोट, भूमि से विस्थापन हो गया, उनको छोड़ना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये तेलंगाना का क्षेत्र है बॉर्डर का, वहां 166 गांव बसे हुए हैं। 166 गांव बस्तर से नक्सल प्रभावित लोगों द्वारा के विस्थापित हो जाने से वहां बसे। मैं उस गांव में गया था, उस क्षेत्र में, उन गांव में घूमा। न बिजली है, न सड़क है, न पानी है, न और कोई साधन है। आप कल्पना करके देखिए वहां का जीवन कैसा होगा। तो आतंक के कारण जब वो अपने भूमि से विस्थापित होते हैं, जब वो कैंपों में रहते हैं, वो तेलंगाना के बॉर्डर में विस्थापित होते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी अस्मिता पर कैसी चोट होती है। गोटुल की परंपरा हम जानते हैं। एक जगह एक कार्यक्रम हो रहा था, वेद जी उसको करवा रहे थे, तो वहां एक दीदी खड़ी हुई, उसने बहुत ही भावुक ढंग से कहा गोटुल के बारे में कि वो हमारे गांव की यूनिवर्सिटी थी। तो हमको लगता है जैसे गोटुल का अर्थ युवक युवतियां साथ आती थी, वो रहते नाच गाना करते, मगर दीदी ने एक शब्द में कहा कि वो हमारे गांव की यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था हमारा गांव का। तो जब वो बंद करवा दिया जाता है, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा, बाद में फिर माओवादियों के द्वारा, और फिर उसको डिस्करेज किया जाता है जब चर्च के द्वारा, तो उसकी जनजातीय अस्मिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अध्ययन का विषय है जो हमें समझने की आवश्यकता है। परंपराओं, सामाजिक ताने बाने का क्षरण, ज्ञान, परंपरा, रीति रिवाजों का लोप होना। आपको जानकर एक आश्चर्य होगा एक घटना एक बात, एक तथ्य कि जो माओवादी हैं उसके 2 कैडर हैं। एक है लोकल कैडर जो छोटा कैडर है, और एक है बड़ा कैडर जो तेलंगाना आंध्रा से आया हुआ है, तेलुगु कैडर। वो लीडर्स है, वो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और पैदल सिपाही हैं जो नीचे वाले। ये जो लीडर्स हैं तेलंगाना क्षेत्र के, जो तेलुगु कमांडर्स हैं, वो चर्च का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है वो स्ट्रेटेजिक मूव है, वो लेन देन है। हम उनको कुछ सहयोग करेंगे, उनको रिमोट क्षेत्रों में जाने देंगे चर्च को, और बदले में चर्च अपने अस्पतालों में हमारा इलाज करेगा। माओवादियों को ये एक स्ट्रेटेजिक मूव लगती है। लेकिन जो छोटा कैडर होता है, छोटा कैडर उसको अपनी अस्मिता से जोड़कर देखता है। वो देखता है कि चर्च के कारण मेरे सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, देवी देवताओं का कैसा ह्रास हो रहा है, तो वो चर्च के अगेंस्ट खड़ा होता है, और बड़ा कैडर माओवादियों का वो चर्च के समर्थन में खड़ा होता है। ये एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बड़े कैडर और छोटे कैडर में, माओवादियों के बीच में। ये एक आश्चर्यजनक आपको तथ्य समझ में आएगा। तो इस तरह से उनके ताने बाने का क्या हो रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक विषय हम कभी उस दृष्टि से नहीं देखते। माओवाद, हाँ वो पुलिस के साथ लड़ाई, इतना कहकर मानकर हम बैठ जाते हैं। एक कैंप खुल रहा है, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में, अभी 2 कैंप खुले कल परसों में ही, तो हार्डकोर नक्सल क्षेत्र में सरकार कैंप खोल रही है। अब नक्सलियों को बड़ी दिक्कत है कि यदि कैंप खुलता है तो उनके मूवमेंट में उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो उनके लिए पास समस्या का समाधान क्या है, तो गांव वालों को बुलाओ, खड़े कर दो उनको रोड में, रोड ब्लॉक करवा दो, धरना कराओ, प्रदर्शन कराओ, महीनों महीनों। जनजातीय समाज की भले ही भूखों मरने की स्थिति आ जाए, लेकिन उनको खड़ा रखो महीनों महीनों तक, ताकि सरकार बाध्य हो जाए ये मानने के लिए कि वो कैंप खोलना बंद कर दे।
इतने से ही वो नहीं चुप बैठते। माओवादी जानते हैं कि यदि देवगुड़ी से देवता उठाकर लाएंगे जनजातीय समाज के लोग और वो देवता को वहां रखेंगे, जितने दिन तक धरना होता है उतने दिन तक, तो आसपास के गांव वाले टिके रहेंगे, इधर उधर कोई जाएगा नहीं। तो देवता को अपने स्थान से एक निश्चित समय में ही उठाने की परंपरा व्यवस्था है। एक तय समय है जब वो भंगाराव में लाते हैं या बाकी चीजों में, लेकिन माओवादी दबाव डालते हैं और उनको मजबूरन लाना पड़ता है अपने देवता को। तो क्या ये उनकी परंपराओं पर एक बड़ा कुठाराघात नहीं है? क्या वो अस्मिता के ऊपर एक बड़ा आघात नहीं है? तो हम जब माओवाद की समस्या को सोचते हैं तो जनजातीय अस्मिता पर उसका क्या प्रभाव है, जनजातीय अस्तित्व पर क्या प्रभाव है, उनकी संस्कृति पर क्या प्रभाव है, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। इसीलिए इस नई दृष्टि से मैं थोड़ा प्रयास कर रहा आपके सामने विषय रखने का। अस्तित्व की बात, हिंसा, रक्तपात, मानवाधिकार, नारी शोषण, ये सभी हम जानते ही हैं, ये देखते ही हैं। अभी 50 नक्सल प्रभावित दिल्ली गए थे, राष्ट्रपति से और गृह मंत्री जी से और वहां के प्रेस से, दिल्ली वासियों से गुहार लगाने कि हमें इस नक्सल समस्या से समाधान दिलाइए। उसमें एक व्यक्ति थे, हमारा मिलना हुआ उससे, सोढ़ी राहुल। सोढ़ी राहुल 19 साल 20 साल का लड़का, विवाहित है, नया नया विवाह हुआ है, खेत में जा रहा है, वहीं पर एक आईईडी लगाई है, बम लगाया है नक्सलियों ने, उसके चपेट में आ जाता है, उसकी एक टांग पूरी खत्म हो जाती है, उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं, उसके पूरे शरीर में आप देखेंगे तो छर्रे आपको अभी भी दिखाई देंगे। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है, उसके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है। हम जब माओवाद की समस्या को जनजातीय क्षेत्र में चुनौतियों के रूप में जब चर्चा करते हैं तो ये पक्ष हमसे रह न जाए, इसीलिए मैं बार बार इस विषय को आपको हैमर कर रहा हूं। इस तरह के और भी, एक राधा करके एक बच्ची से हमारा मिलना हुआ, 9वीं की में पढ़ाई करती है, एक आंख आईईडी ब्लास्ट में नहीं दिखाई देती, इसकी चेहरा भी छर्रों से बहुत हद तक कुरूप सा हो गया है। अभी 9वीं में पढ़ रही है, जब यह घटना हुई थी तो वो 4थी कक्षा में थी। एक छोटी सी बच्ची 3-4 साल की, माओवादी को जो एक पीजीएल कहते हैं, एक छोटा सा, इतना बड़ा एक रॉकेट लॉन्चर जैसा होता है, रॉकेट सा, उसको वो लगाते हैं, जगह जगह वो छोड़ देते हैं। वो बच्ची के हाथ लग गया, खेलते खेलते वो घर ले आई, उसको खेलने लगी, अचानक ब्लास्ट हुआ, उसकी ये पूरी उंगलियां, 3-3.5 साल की बच्ची। तो जब हम जनजातीय क्षेत्र की चुनौतियों की बात करते हैं तो ये घटनाएं हमसे रह न जाएं, ये बहुत आवश्यक है। हम केवल शिक्षा स्वास्थ्य तक न रह जाएं, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारी ये दृष्टि विकसित होनी चाहिए कि जनजातीय क्षेत्रों में इन चुनौतियों के कारण उनकी अस्मिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये कितने लोग मारे गए, उसकी जनजातीय क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में 8,000 से ज्यादा ग्रामीण मारे गए, 8,000 से ज्यादा ग्रामीण। कश्मीर में भी इतनी हत्याएं नहीं हुई। तो जब हम विचार करते हैं तो ये दृष्टि हमारी है क्या, ये हम और देख सकते हैं। अस्तित्व पर हो गई बात, मानवाधिकार की, ये उसके कुछ दृश्य हैं, हमें विचलित कर सकते हैं, लेकिन उसमें जीने वाला समाज, नारी शोषण, हम लिखते हैं सोशल मीडिया पर, हम लिखते हैं कुछ अखबारों में, हम बात करते हैं अपने मित्रों के बीच में। ये घटनाएं हमें पता है क्या कि जब माओवादियों के कैडर के अंदर कितने शोषण होते हैं। 12-13 साल की लड़कियों को जबरदस्ती उनके परिवार की इच्छा के विरुद्ध कैडर में भर्ती करा दिया जाता है, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है, कभी उस पर हमने चर्चा की क्या, कभी हमने उस पर बात की क्या। हमारी दृष्टि केवल स्वास्थ्य पर क्यों है, हमारी दृष्टि केवल शिक्षा पर क्यों है। यदि मैं कहूं तो यह अतिरेक न होगा कि इन समस्याओं के सामने वो शिक्षा स्वास्थ्य तो नगण्य ही है। तो ये अस्तित्व पर उनके संकट है, तो इसकी चर्चा कौन करेगा चुनौतियों के बीच। आर्थिक शोषण की बात, जल जंगल जमीन बचाने के नाम से, आदिवासियों के हित के लिए लड़ने के नाम से जो माओवाद वहां पनपा, अपने आप को उसने बढ़ाया,
वो लेवी कैसे लेता है उसका एक रेट लिस्ट दिखाता हूं आपको। यदि आपके घर में ट्रैक्टर है तो आपको 10,000 रुपये सालाना देना है, ऑटो है तो 4,000 से 5,000 देना है, और ऐसे ही छोटे छोटे अलग अलग। यदि आपकी छोटी सी दुकान है तो 100 रुपये देने हैं। आप यदि शिक्षक हैं, शिक्षा कर्मी हैं, तो आपको 100 रुपये देने हैं। ऐसे न जाने कितनी चीजें वहां होती है। जनजातीय समाज वहां पर वो क्या करता है, वनोपज करता है, वो तेंदुपत्ता इकट्ठा करता है, 25% हिस्सा उसको लेवी के रूप में दिया जाता है। जिस ठेकेदार से उन्होंने तय किया हो वो ठेकेदार कम पैसे दे रहा है, फिर भी उसी को बेचना है क्योंकि वो कमीशन दे रहा है माओवादियों को। यदि ये जो फोटो देख रहे हैं आप, वो उन गांवों की है जहां पर उसी ठेकेदार को कम मूल्य में बेचने के लिए जब गांव वालों ने मना कर दिया तो माओवादियों ने उस तेंदुपत्ते पर आग लगा दी। तो ये क्या उसकी अस्मिता पर, अस्तित्व पर प्रश्न नहीं है क्या? बेरोजगारी, विकास तो है ही। हमने देखा अस्तित्व पर क्या संकट, हमने देखा कि अस्मिता पर क्या संकट, हमने देखा कि विकास पर। ये सब हम जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। ये पुराना विषय है तो इसको ज्यादा समय नहीं लेते। एक उधर भोपालपट्टनम से पहले एक छोटा सा गांव है, मैं वहां गया था। तो वहां एक वैसे तेलुगु परिवार से हैं वो, उनके घर मैंने भोजन किया। वो बता रहे थे कि 2-3 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ एक टावर वाले आए, एयरटेल वाले। उन्होंने कहा टावर लगाएंगे, इतना पैसा आपको देंगे। हमने लगा लिया टावर। जब टावर लगा लिया तो रात को करीब 1,500 की संख्या में माओवादियों ने घेर लिया घर को, और टावर को उन्होंने वहीं गिरा दिया रात में, और उनको वार्निंग दी कि कभी भी इस तरह के आपने किया तो आगे फिर आपके जीवन पर खतरा रहेगा। ये हम देख पा रहे हैं कुछ तस्वीरें। अब एक ये हुआ माओवाद। तो माओवाद अकेला समस्या वहां होता तो शायद वो कुछ समय बाद समाधान हो जाने वाला था, लेकिन एक बड़ी समस्या वहां, बड़ी चुनौती है कन्वर्जन के रूप में। हम जानते ही हैं, लेकिन कन्वर्जन के लिए भी हमारे दिमाग में एक माइंडसेट क्या है। हाँ, कुछ लोग ईसाई बनना चाहते हैं, उनको ईसाई बना दिया। क्या बदल गया उससे? क्या फर्क पड़ गया? भाई वो हिंदू था, वो ईसाई हो गया। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। तो ये जो हमने एक दृष्टि अपनी बना के रखी है कि कन्वर्जन हो रहा है, बस हमारी जानकारी खत्म, लेकिन उससे उनके अस्मिता पर क्या असर पड़ रहा है, उनके अस्तित्व पर क्या असर पड़ रहा है, जरा बात करते हैं। और विकास पर भी। अभी जो आंकड़े हैं सरकारी, उसके हिसाब से 5 लाख ईसाई आबादी है, लेकिन 9 लाख लोग चर्च जाते हैं एक सर्वे के हिसाब से। ये 4 लाख लोग कौन है? 2001 से 2011 के बीच 1 लाख आबादी बढ़ी है ईसाई की। देश की ईसाई आबादी का 2% छत्तीसगढ़ में है। जसपुर जिले की कुल आबादी का 22% ईसाई। आपको एक प्रयोग करने के लिए मैं कहता हूं, जब भी आप बस्तर जाएं तो गूगल में एक सर्विस है जीपीएस में, पूर्णेंदु भैया ने किया था, वो मुझे उन्होंने भेजा था बहुत पहले, करीब 3 साल पहले। तो उसमें आप जाकर बस्तर में या सरगुजा में एक जीपीएस में टाइप करिए चर्च नियर मी, तब आपको दिखाई देगा उस पूरे मैप पर कितने सारे चर्च वहां पर हैं। सरकारी आंकड़ों पे नहीं है तो जीपीएस में क्यों है? जीपीएस में कैसे आ गए, कहां से आ गए, इतनी संख्या कैसे आ गई? और ये हो क्या रहा है वहां पर? क्या झूठ चल रहा है, क्या धोखा, क्या भ्रम, क्या पाखंड वहां किया जा रहा है? कैसे कन्वर्जन किया जा रहा है? क्या वो सही तरीके से किया जा रहा है? हमको सबको थोड़ा थोड़ा मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम इतने आंख मूंद कर देखने का हमारा अभ्यास हो गया है, एक चश्मा पहनकर देखने का अभ्यास हो गया है कि उसके जो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम जानबूझकर उससे आंखें मूंदे हुए, जानबूझ। आस्था के लेकर भ्रम। उनको देवगुड़ी की पूजा नहीं करनी, आपको नहीं करनी देवगुड़ी की पूजा। हमारा एक ही है, ईसा मसीह। जो उसकी सनातन परंपरा चली आ रही है पीढ़ियों से, उससे उसको डिस्कनेक्ट करना और अपने हिसाब से करना। एक बड़ा झूठ वहां चलाया जाता है, जनजातीय समाज हिंदू नहीं है, अब प्रकृति पूजक है।
तो सनातन पद्धति क्या है, सूर्य की उपासना क्या है। और अभी वो हमने गन्ना की पूजा की थोड़े दिन पहले, वो क्या था, वो तुलसी की पूजा की अभी अभी हमने, वो क्या था जरा। तो ये जो हमारी दृष्टि है कि भाई तो जनजातीय समाज प्रकृति पूजक है, तो सनातन व्यवस्था क्या है, क्या वो प्रकृति पूजन नहीं है। हाँ, नगरों में आने से थोड़ी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, थोड़ी कुछ नई, भैया ने अभी बताया पूर्णेंद्र जी ने कि कैसे वो कुछ एक परंपराएं जुड़ती हैं, कुछ कर्मकांड जुड़ते हैं, वो व्यवस्थाएं बनती हैं। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। मेरे चाचा गांव में रहते हैं, पिताजी भी गांव में रहते थे, पिताजी की सरकारी नौकरी लगी, शहर आ गए, आज वो गांव में ही रहते हैं चाचा। दोनों भाई भाई हैं, मगर दोनों के जीवन स्तर में, ढंग रंग में बहुत अंतर आ गया शहर में आने के कारण। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विकास होता ही है। क्रिप्टो क्रिश्चियन की बात हम कर रहे थे, जो बात हो रही थी कि बदलना नहीं है, नाम नहीं बदलना है, लेकिन क्रिश्चियन रहना है, अपने घर में पूजा करनी है, लेकिन बताना नहीं है। जब जनगणना में एक बड़ी संख्या जो अपने को छुपाए हुए है, चुपचाप से क्रिश्चियन बनी है चर्च के निर्देश पर, ये संख्या जो हमने देखी वहां पर, एक आंकड़ों में संख्या 5 लाख और उधर 9 लाख, तो ये संख्या कहां से आ रही। तो वो एक वर्ल्ड क्रिश्चियन जो डेटाबेस है उसके आंकड़े देखेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाता है। एक चर्च के षड्यंत्र के रूप में जरा बात करते हैं ओआरपी की। ओआरपी क्या है, कभी हमने इसके बारे में विचार किया क्या। तो जब हम जनगणना में जाते हैं, 2011 के बाद नहीं हुई जनगणना, जब अभी होगी संभवतः अगले वर्ष, तो जनगणना में एक धार्मिक जनगणना होती है। तो धार्मिक जनगणना में मुख्य रूप से 6 कॉलम होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये 6 कॉलम होते हैं। लेकिन 2 कॉलम 7वां और 8वां और होता है। तो 7वां होता है ओआरपी, अदर रिलीजन एंड परसुएशन, अन्य धर्म का कॉलम, और 8वां होता है आरएनएस, रिलीजन नॉट स्टेटेड। तो जो ओआरपी है उसका मतलब मैं धार्मिक हूं, मगर मैं ऊपर के 6 मुख्य धर्म जो हैं उसमें से मैं बिलोंग नहीं करता हूं। जैसे पारसी को यदि टिक करना होगा तो वो करेगा ओआरपी पे टिक, ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको। आरएनएस जो है वो कहता है कि मैं किसी भी धर्म पे, पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करता, मैं नास्तिक हूं। तो दोनों में अंतर ये है, ओआरपी रिलीजियस है, धार्मिक है, मगर वो मुख्य 6 धर्मों में नहीं आता। ओआरपी डालने के पीछे का कारण ये है कि इतने सारे उपधर्म हैं बहुत से, सबको यदि एक एक धर्म कोड देना हुआ तो वो आपका कागज कम पड़ेगा, इसीलिए एक ओआरपी बना दिया गया ताकि वो बाकी लोग उसमें डाल सकें। तो ओआरपी का डाटा जो है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में पिछले कुछ जनगणनाओं में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। कहाँ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, तो कांकेर में बहुत बड़ी संख्या ओआरपी की दिखती है, बस्तर के और क्षेत्रों में दिखती है, सरगुजा के कुछ चिन्हांकित क्षेत्रों में दिखती है। जब उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि एक ताकत है, एक लॉबी है जो जनजातीय समाज को प्रेरित कर रही है कि आपको अपना अलग धर्म कोड लेना है, आप हिंदू नहीं हैं, तो उस अलग धर्म कोड के लिए जब तक आपको वो अलॉट नहीं हो जाता तब तक आप अपना मुख्य हिंदू में न टिक करके आप ओआरपी में टिक करिए। तो ओआरपी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसमें चुनौती क्या है जरा समझते हैं। जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में आज हो रहा है, पूर्वोत्तर के राज्यों में 20-30 साल पहले यही हो रहा था। ओआरपी की संख्या तेजी से वहां बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद पिछले 30 वर्षों में क्या देखने को मिलता है कि ओआरपी की संख्या तेजी से घट रही है और क्रिश्चियन आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये क्या है, इसको कहते हैं 2 स्टेप फॉर्मूला। 2 स्टेप फॉर्मूला में यदि मुझे कन्वर्ट होने के लिए कहा जाएगा तो मैं चूंकि एक पूजा पद्धति में विश्वास करता हूं, मेरे पीछे एक शक्तिशाली समाज है, तो मैं उसमें कन्वर्ट होने के लिए तुरंत तैयार नहीं होऊंगा। तो इसीलिए एक स्टेप में बात बनती नहीं, तो इसके लिए 2 स्टेप की बात करते हैं। पहले मुझे ये विश्वास दिलाया जाएगा, तुरंत मुझे अपने साथ आने के लिए नहीं कहा जाएगा, मुझे कहा जाएगा कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये हो। तो धीरे धीरे उसको विश्वास दिलाया जाएगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी ये है।
तुम्हारा अस्तित्व ये है। फिर जब व्यक्ति उसी समय ओआरपी बढ़ता है पूर्वोत्तर के राज्यों में, जैसा अभी यहाँ बढ़ रहा है, फिर मनुष्य एक बहुत सामाजिक व्यक्ति है और हमारे एक समाज की एक ताना बाना है, रचना है, उसमें हम एक सुरक्षा की अनुभूति करते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो जब मूल समाज से मैं कट जाता हूं तो एक असुरक्षा का भाव, एक अस्थिरता का भाव मैं आ जाता हूं, मेरा माइंडसेट उस ढंग का हो जाता है। उस तरह के माइंडसेट में, मन स्थिति में मुझे दूसरे स्टेप के लिए तैयार करना, कन्वर्ट होने के लिए तैयार करना बहुत आसान है। तो ये 2 स्टेप फॉर्मूला है। तो जो वहां हुआ पूर्वोत्तर में 30 साल पहले, अभी यहाँ पर ओआरपी बढ़ाया जा रहा है। अभी हम दूसरे स्टेप में यहाँ 10-20 साल में यहाँ पर ले जाए जाएंगे। तो ये ओआरपी का एक जो बड़ा देखा जाता है तो इसकी एक बड़ी समस्या दिखने लगती है। अब इसकी समस्या क्या हो रही है? तो वहां पर विवाद हो रहा है कि हम ये नहीं हैं, हम ये हैं। ओआरपी बढ़ती जाती है संख्या। फिर हम देखते हैं सेवा चिकित्सा के नाम पर क्या हो रहा है, कैसे आपको एक अलग तरह की बात दी जाती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमने एक ही पहलू को समझा कि हाँ, कुछ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ईसाई बन रहे हैं, कुछ जनजातीय समाज के लोग अपने मूल पूजा पद्धति को छोड़ रहे हैं, बस इतना ही तो है। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस ओआरपी का क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक नैरेटिव चला दिया गया नीचे कि रावण आपका पूर्वज, महिषासुर आपका राजा रहा है। इसका कोई आधार है क्या? बिल्कुल इसका आधार नहीं, कहीं पर उसके कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक कुतर्क गढ़ दिया गया और नीचे वो पहुंचा दिया गया। 20-30 साल लगे। धीरे धीरे वहां का मानस इस बात को समझने लगा, कि मानने लगा, सरल समाज है, मानने लगा कि हमारा रावण हमारा पुरखा रहा या महिषासुर हमारा राजा रहा। अब इसके जनजातीय समाज में आपसी भेद यानी उनके अस्तित्व अस्मिता पर उसकी चोट कैसी है, जरा उसको समझते हैं। एक गांव है जनजातीय समाज का गांव, कोंडा गांव में, बीजापुर में, उसके और नीचे कई गांव ऐसे हैं जहां पर आप कल्पना करिए कि विजयादशमी के दिन आधा गांव राम की पूजा कर रहा है और रावण का वध कर रहा है, उस दिन दहन कर रहा है, और आधा गांव रावण की पूजा कर रहा है और राम का दहन कर रहा है। अब आप साल भर उस गांव के आपसी सामंजस्य की क्या स्थिति बनेगी आप समझ सकते हैं। कैसा विष घोल दिया गया उस गांव के एक मजबूत सामाजिक ताने बाने में, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये उनके पीछे का एक बड़ा मामला है। मैंने बताया महिषासुर रावण जनजाति समाज, ये बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे माओवादी। यदि मैं आपको यहाँ बैठे हुए लोगों को कहूं कि लेनिन कौन था, तो उसके बारे में शायद ही आप 2 लाइन बता सकेंगे। कई लोग, कुछ लोग बता सकते हैं माओ कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था। लेकिन जब आप देखते हैं जिन लोगों को आप इस नगर में बैठकर उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो जनजातीय समाज जो प्रकृति पूजक है, वो माओ की पूजा कर रहा है, वो लेनिन की शपथ ले रहा है, तो ये हास्यास्पद ही है। आप कल्पना करके देखिए कि हमने क्या बना दिया। अंतिम वाला ये विषय है आरक्षण और अन्य संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण। इसको जरा हम कुछ ग्राफ से समझते हैं क्या हो रहा है। मैंने बात कही थी कि अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर कन्वर्जन का क्या असर है, जरा इसको समझते हैं। तो हुआ क्या कि अपने एक सांसद हुए, कांग्रेस के थे, उनका नाम था डॉक्टर कार्तिक उरांव। तो डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1970 में एक सर्वे किया था ये जानने के लिए कि कन्वर्जन का जनजातीय समाज के नौकरियों पर, आरक्षण पर कितना कैसा असर पड़ रहा है। बाद में एक और टीम ने 2007 में यह अध्ययन किया। स्थिति और गंभीर हो चुकी थी तब तक। तो जरा देखते हैं क्या है। असम में जो अनुसूचित जनजाति में जो आईएएस बने अधिकारी, तो उसमें
सीधी भर्ती से जो नियुक्त हुए उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर 85% लोग ऐसे थे जो आईएएस बने, वो कन्वर्टेड ईसाई थे, जनजातीय समाज से नहीं थे। केवल और केवल जनजातीय समाज के 15% लोग सीधी, उसके अनुसार वो सीधी भर्ती में नियुक्त हुए। अब पदोन्नति में क्या हुआ ये जरा देखें कि उनके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे नीचे दिख गया होगा आपको, पदोन्नति में कन्वर्टेड जो थे वो 91% ऐसे लोग आईएएस बनते हैं पदोन्नति से, और 9% केवल वास्तविक जनजाति उसमें बनते हैं। अब कल्पना करिए, असम में वही दूसरी स्थिति आ गई, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में थोड़ी सी स्थिति ठीक रही, डायरेक्ट वाले में वास्तविक जनजाति 62%, लेकिन ईसाई हो चुके लोग देखिए 33%। फिर पदोन्नति में 56% और कन्वर्टेड 44%। कितनी बड़ी संख्या। यदि जनजातीय समाज की कुल आबादी का अभी हमने देखा जो समझा 2% मान लें उस ढंग से कन्वर्टेड, या और उसकी बड़ी संख्या देख लें तो भी, लेकिन कितनी संख्या में वो जॉब, नौकरियां, पदोन्नति, क्या ये चिंताजनक नहीं है? तो जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो हम इस इतने बड़े आंकड़े को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्यों करते हैं? तो ये बाकी आर्थिक चुनौतियां हैं, जो आजीविका की चुनौतियां हैं, पलायन है, विस्थापन है, ऐसे न जाने को और बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानते ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम जानते ही हैं कि स्कूलों की संख्या हालत क्या है। पोटा कैबिन एक व्यवस्था बनाई सरकार ने कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पोटा कैबिन खोलना, और पोटा कैबिन में बच्चे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे, उनको वहां रखना लाकर। आप जाकर वहां देखिए 200 की कैपेसिटी की वो पोटा कैबिन है, उसमें 500 से 600 बच्चे रखे गए। ऐसा पशुवत व्यवहार क्यों है? तो ये एक चुनौती जो हमारे ध्यान में आती है, इस पर विचार करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें, निश्चित रूप से प्राथमिक उपचार केंद्रों की कमी है, एनीमिया, मलेरिया आदि चुनौती बने हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बहुत कम हो गई। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर हमने बात की, निश्चित रूप से बात की, और वो आवश्यक भी है, उसकी महत्ता से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जनजातीय समाज की अस्मिता से, अस्तित्व से, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हमसे न रह जाएं, इस बारे में हमको विचार करना चाहिए। माओवाद में इसकी समाधान के लिए जागरूकता, संस्कृति संरक्षण, बल प्रयोग, सुनियोजित विकास, ये सब एक बड़े कन्वर्जन के लिए एक डीलिस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुछ लोगों के लिए वो नया विषय होगा। डीलिस्टिंग का मतलब आप जनजातीय हैं, उसका कुछ संविधान आपको लाभ देता है। क्यों लाभ देता है? क्योंकि आप जनजाति हैं, क्योंकि आप जनजातीय पूजा पद्धति परंपराओं का पालन करते हैं। यदि आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या आप जनजातीय पूजा पद्धति परंपरा का पालन कर रहे हैं? तो आप जनजाति कैसे कह सकते हैं स्वयं को? तो इसीलिए जो कन्वर्ट हो चुके उनको जनजातीय होने का संवैधानिक जो लाभ है वो न मिले, जनजातीय जो मूल परंपरा को पालन करने वाले लोग हैं उनको उसका लाभ मिले, इसके लिए एक अभियान है ये डीलिस्टिंग। उनको डीलिस्ट करना जो कन्वर्ट हो चुके हैं, कड़े कानून बनाने, विदेशी फंडिंग को रोकना, ओआरपीएस को लेकर समाज तक सच्चाई ले जाना, ये डीलिस्टिंग। और कार्तिक उरांव, डॉक्टर कार्तिक उरांव इस विषय को लेकर आए। ओआरपी में ये बताते हैं ना कि जनजातीय समाज हिंदू नहीं है, उसको अलग रिलीजियस कोड मिलना चाहिए। ये 1901 के सेंसस कमिश्नर ने क्या कहा, 1881 में सेंसस कमिश्नर ने क्या कहा, जैसे ये पीसी टैलेट्स जनगणना आयोग तो 1921 में। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रकृति पूजकों को अलग धर्म में नहीं लिखा जा सकता, अतः अगली जनगणना में सभी प्रकृति पूजकों को हिंदू लिखा जाए। हिंदू धर्म तथा ट्राइबल धर्मों को अलग नहीं देखा जा सकता, वे एक ही हैं। J.H. हडसन, जनगणना आयोग 1931। अन्य चुनौतियों की बात हमने की ही। तो जो बस्तर की परिस्थिति है जनजाति क्षेत्र की, सरगुजा की जो परिस्थिति है जनजाति क्षेत्र की, वो बहुत हमारे इस क्षेत्र से बहुत हटकर है, अलग है।
तो चूंकि समस्या हटकर है, विशिष्ट है, अलग है, तो हमें उसके समाधान पर भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ सरकार एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, जो साधुवाद का पात्र है, जो विभाग इसको आयोजित कर रहा है, वो है बस्तर ओलंपिक। बस्तर में लगभग 1,61,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, बच्चों ने, और अलग अलग तरह के जनजातीय खेल आदि आदि ऐसे आयोजन हो रहे हैं। अभी वो चल रहा है, 1 महीने अभी चलेगा। तो जनजातीय क्षेत्र में एक सजगता, जागरूकता लाने के लिए एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। तो ये बस्तर ओलंपिक और बाकी इस तरह की कई तरह की समस्या हम स्थितियां खड़ी कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मूल विषय ये है कि हम जब जनजातीय क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा शब्द उपयोग करते हैं, तो ये मुख्य धारा का जो परिभाषा है वो हमने बनाई है, हमने ही तय कर दिया उनसे बिना पूछे कि मुख्य धारा यही है। तो मुख्य धारा जब हम शब्द उपयोग करते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों की मुख्य धारा क्या है, जनजातियों की अस्मिता क्या है, अस्तित्व क्या है, इस बारे में हम समझकर जब विकास की योजनाएं बनाएंगे तो जनजातीय क्षेत्र के सही मायनों में हम विकास कर पाएंगे। तो उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। और जनजातीय क्षेत्र की चुनौतियों और समाधान की बात करते हैं तो अस्मिता, अस्तित्व और विकास, इन तीनों शब्दों को गहराई से जानकर ही हम इस बारे में बात कर सकते हैं।